आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सिसोदिया आज रुड़की पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने बॉर्डर पर उनका स्वागत किया। इसके बाद मनीष सिसोदिया जीवन दीप आश्रम में शतचंडी यज्ञ में शामिल हुए। कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया के साथ आप नेता कर्नल अजय कोटियाल भी शामिल हुए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिसोदिया ने संकेत दिए कि कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद का चेहरा हो सकते हैं। उन्होंने जनता से इस बारे में राय मांगी है। कि क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का भावी मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो यही सवाल रखने में आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया था। मैंने थोड़े से लोगों से पूछा था, जवाब बहुत पॉजिटिव था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से अगर ये सवाल जनता तक पहुंचेगा तो जनता के बीच से जवाब भी आएगा, और जनता के बीच से जवाब तो हमें पूरा भरोसा है कि जनता भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने वाले की जगह एक ईमानदार और कट्टर देशभक्त को ही मुख्यमंत्री चुनना चाहेगी। तो उत्तराखंड में दरअसल आम आदमी पार्टी अपने लिए मौका तलाशने, जगह बनाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है, और इसी के क्रम में मनीष सिसोदिया आज पहुंचे भी यहां पर। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है, और आज बड़ा ऐलान करते हुए, बड़ी बात करते हुए बड़ा सवाल यहां पर उछाला कि कर्नल कोटियाल मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगला क्या उनको उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लिए बनाया जाए, ये खुद जनता से ही रायशुमारी कर ली है मनीष सिसोदिया ने। अब एक तीर से कई निशाने साधने की ये कोशिश है आम आदमी पार्टी की। एक तो कर्नल कोटियाल की जो छवि रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, फौजी रहे हैं, और इसके बाद कई अहम काम करते रहे हैं उत्तराखंड के लिए, कई विकास का काम करते रहे हैं, कई संस्थान चलाते रहे हैं, कई लोगों को आर्मी में भर्ती कराने के में बड़ी मदद उन्होंने की है। तो कई तरीके से काफ़ी लोकप्रिय हैं, शख्सियत रहे हैं। अब पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी के जरिए आ रहे कर्नल कोटियाल, तो उनको, उनके नाम को सामने रखकर एक बड़े तबके को प्रभावित करने की ये अपने आप में बड़ी कोशिश है मनीष सिसोदिया की, आम आदमी पार्टी की। इसका क्या असर होता है चुनाव में, देखना होगा। अभी तक दो ध्रुवीय रही है आम उत्तराखंड की राजनीति, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस। बीजेपी को बड़ी बहुमत मिली थी पिछली बार और उसके बाद सत्ता में है, लेकिन अब एक क्या तीसरा एंगल भी उभरेगा, और ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी की, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की जो कोशिश है उत्तराखंड की लड़ाई में, क्या उसमें कामयाबी मिलेगी, देखना अहम होगा, दिलचस्प होगा। और कुंभ टेस्ट फर्जीवाड़े में गिरफ्तारी हुई है, बड़ी खबर, एसआईटी ने की है पहली गिरफ्तारी। हरियाणा का आशीष कुमार गिरफ्तार किया गया है। नलवा लैब का बिचौलिया बताया जा रहा है। आशीष मैन पावर उपकरण उपलब्ध कराने का आरोपी है। जल्द हो सकती है कुछ और गिरफ्तारियां। तो कुंभ टेस्ट फर्जीवाड़े में गिरफ्तारी, एसआईटी ने पहली गिरफ्तारी की है। तो ये अपने आप में पहली गिरफ्तारी के साथ ये बात साफ हो गई है कि फर्जीवाड़ा हुआ था कुंभ के दौरान। जो बाहर से आने वाले लोगों को का टेस्ट किया जा रहा था, उसमें कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा हुआ था, और ये बात अब उभर कर सामने आ रही है। पहली गिरफ्तारी हो गई है, और पहली गिरफ्तारी एसआईटी ने की है। हरियाणा का ये शख्स है आशीष कुमार, नलवा लैब का बिचौलिया ये बताया जा रहा है। कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, एक बड़ा मसला बनकर उभरा था। और दिल्ली बॉर्डर पर योगी का बुलडोजर चला है। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन से हटाया गया है कब्जा। मदनपुर खादर में जमीन खाली कराई गई। 5.21 एकड़ जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया है। दिल्ली में यूपी की जमीन पर अवैध कब्जा हटा है। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी थी अवैध बस्ती, इसे अब बुलडोजर चलाकर हटाया गया है दिल्ली यूपी बॉर्डर पर।
मदनपुर खादर में दिल्ली में रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। ये जल शक्ति विभाग की सिंचाई विभाग की जमीन थी जिस पे कब्जा था। हमारे साथ बात करने के लिए विभाग के मंत्री जी मौजूद हैं, महेंद्र सिंह जी। सर, कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको वहां पे खाली कराने के लिए और कब सिंह का कब्जा था? देखिए, पिछले कई वर्षों से ये लोग कब्जा किए हैं। बहुत सारे अवैध कब्जेदार वहाँ पर थे। हमने जब से इसका कार्यभार संभाला, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अवैध कब्जे को हटाने का एक अभियान चल रहा है। इसके पहले भी बुलडोजर चला था, बहुत सारी ज़मीन को हम लोगों ने खाली कराया था। लेकिन रोहिंग्या को जिस तरीके से दिल्ली की सरकार समर्थन करती है और वहाँ का विधायक समर्थन करता है, आकर के खड़े होकर के रोहिंग्या के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार थे। इन सब चीज़ों के बीच में हमने एलजी से बात किया, उनको पत्र भी लिखा, यहाँ तक कि मैंने केजरीवाल को भी पत्र लिखा, नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा, वहाँ के प्रशासन को पत्र लिखा। सबको पत्र लिखने के बाद सबसे कहा कि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, सिंचाई विभाग की है, हम इसमें किसी का अवैध कब्जा नहीं रहने देना चाहते हैं और न रहने देंगे। और इसके साथ साथ बड़ी आपत्तिजनक बात है, रोहिंग्या जिनका नाम कहाँ का है, पता कहाँ का है, कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल सरकार जिस तरीके से उन लोगों का समर्थन कर रही थी, ये बहुत ही घोर आपत्तिजनक है। भारत के संविधान, भारत की एकता, भारत की अखंडता, इन पर सब पर भरोसा न करते हुए रोहिंग्याओं पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके आदेशानुसार आज भोर में 4 बजे हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए पूरी तरीके से उसको ज़मीन को खाली कराया है। अब रोहिंग्या वहाँ पर नहीं है। बातचीत करने के लिए तो ये महेंद्र सिंह जी हैं जो बता रहे थे कि किस तरीके से आज सुबह से ही कार्रवाई चल रही थी और वहाँ से रोहिंग्याओं को हटा दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया कि जहाँ जहाँ पर भी कब्जा होगा रोहिंग्याओं का, वहाँ से विभाग के लोग जाकर के उस जगह को अवैध कब्जे से खाली करवाएंगे। और सीएम योगी के गुंडे माफिया को दी गई चेतावनी पर रस्साकशी तेज हो गई है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने इसे लेकर विवादित ट्वीट कर दिया है। सीएम योगी ने कल युवाओं से अपील की थी कि युवा किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो गलत करेगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, लेकिन लगता है कि कांग्रेस को यह बात रास नहीं आई है। सीएम योगी ने अपराधियों पर सख्ती बरतने के साथ साथ युवाओं से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में न आए। सीएम योगी ने कहा है कि आज कोई गलत नहीं कर सकता, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो गलत काम करे। उन्होंने कहा कि सरकार की व्यवस्था अनुशासन और परिश्रम से चलती है। हमारा काम भी जनता की सेवा करना है। हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है। और सुनिए, ये सीएम योगी ने युवाओं से कल क्या अपील की थी और माफिया गुंडों को किस तरह चेतावनी दी थी। कार्यालय में 10-10 बार, 20-20 बार जाते थे नियुक्ति पत्र के नाम पर, पहले तो परीक्षाओं के नाम पर, फिर परिणाम के नाम पर, फिर नियुक्ति के नाम पर, फिर अन्य तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने की जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, आज वह नहीं हो सकता। कोई गलत नहीं कर सकता है और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा। जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा, अन्यथा किसी को अन्याय करने की छूट नहीं दी जा सकती। सीएम योगी के इस बयान पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके निशाना साधा। इस देश में अपनी आवाज उठाना, प्रियंका गांधी ने लिखा है, प्रदर्शन करना और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना एक असंवैधानिक अधिकार है। जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना एक घोर अपराध है। जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वो उनकी नहीं, देश की जनता की है। याद रखिए कि वो प्रॉपर्टी भी एक दिन जनता जब्त कर सकती है। उधर भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा। ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री जी युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़े दलित का हक क्यों लूटा? यूपी के नौजवान अपने हक की आवाज भी न उठा सके, इसलिए धमकी देकर उनकी आवाज को खामोश करना चाहते हैं। और अयोध्या के संतों ने सीएम योगी के खिलाफ कांग्रेस की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कांग्रेस नेता श्रीनिवास के ट्वीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि यही कांग्रेस का चाल और चरित्र है। शुरू से ही कांग्रेस संत को भगवा आतंकी बताती है। वहीं नवलगिरी महाराज ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारें अपराधियों को संरक्षण देती थी।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में अवसरवादी राजनीतिक लोग जो नौजवानों को भटकाने का और जो कुचक्र रचा जा रहा था उसके तहत उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन दुखद रहा कि जिस प्रकार से श्रीनिवास जी का ट्वीट आया एक मुख्यमंत्री के प्रति, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस की चाल चलित ही कुछ ऐसी ही रही है शुरू से ही, कि कांग्रेस शुरू से ही भगवा साधु संतों को आतंकवादी बताती थी। योगी जी चाहते हैं कि यूपी का युवा अच्छे काम करे, व्यापार करे, पढ़े लिखे, कोई भी गलत काम ना करे। क्योंकि पहले जब अपराध हुआ करते थे तो पहली जो सरकार हुआ करती थी वो उन गुंडों पे, बदमाशों पे अपने हाथ रखा करती थी, तो वो सारे काम करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार अब ये कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। विपक्ष से सुन ले कि आपकी अब राजनीति, गंदी राजनीति नहीं चलेगी। आप जिन लोगों पे हाथ रख के ये काम कराना चाहते हैं, बदमाशी कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, भारत में, अब ये कतई नहीं चलेगी। और दिल्ली से खबर है, किसानों की गुंडागर्दी यहां पर सामने आई। जंतर मंतर पर किसानों की गुंडागर्दी दिखी। न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर हमला हुआ। न्यूज 18 का कैमरामैन गंभीर रूप से घायल हो गया है। किसान मोर्चा से जुड़े लोगों ने यह हमला किया, गंभीर रूप से घायल हैं न्यूज 18 के कैमरामैन और किसान मोर्चा के लोगों ने ये हमला, गुंडागर्दी, मीडिया कवरेज के दौरान कैमरामैन से मारपीट की। सवाल ये, क्या ऐसा कर रहे थे यहाँ किसान? अगर ये किसान हैं या फिर ये गुंडे हैं जिसकी तस्वीर सामने आने से डर गए इस कदर कि कैमरामैन पर हमला बोल दिया। जंतर मंतर पर किसान मोर्चा के नाम पर यहाँ गुंडागर्दी हुई है। न्यूज 18 के कैमरामैन पर हमला बोला गया। किस बात से परहेज, किस बात का डर इन्हें? देखिए, यहाँ पे सारे लोग लाइव कर रहे थे। वो बंदा जो वहाँ से आया वो कुछ अब्यूजिंग मीडिया को गाली दे रहा था, गोल्डी मीडिया, ये वो, इवन वो बहुत गंदी गालियाँ देने लग गया था। हमने लोगों को उसको स्टॉप किया। देन उसने क्या, अपना स्टिक निकाली और सीधे मेरे सर पे मारने की कोशिश की। मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया तो सारा मैं इंजर्ड हो गया। यही चोट मेरे सर पे लगती तो शायद यहाँ पूरा फट चुका। आप सुन रहे थे कि कवरेज कर रहे वीडियो जर्नलिस्ट पर, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र पर किस कदर लाठी से हमला किया गया, डंडे से हमला हुआ और खून बहता दिख रहा है। अब इस पर बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने मीडिया पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने किसानों के प्रदर्शन पर सवाल उठाया। ट्वीट में लिखा कि मीडिया को निशाना बनाना गलत है। किसान के प्रदर्शन में न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र की पिटाई हुई है। ये किसानों का कैसा विरोध है? मीडिया को निशाना बनाना, लाल किले में तोड़फोड़ करना, राजधानी की सड़कें रोकना, ऐसे समय में सीमाओं को अवरुद्ध करना। अब बुआई और कटाई का मौसम जब चरम पर है। लौटते हैं इस वक्त की और भी बड़ी खबरों के साथ कुछ ही पलों में। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति है, तो क्या इसका असर टीकाकरण पर भी पड़ेगा? जी नहीं। टीकाकरण के लिए टीके वाली नाव की व्यवस्था की गई है और इसकी शुरुआत की गई है बिहार के मुजफ्फरपुर से। टीका वाली नाव से टूटेगी कोरोना की कड़ी। मुजफ्फरपुर में टीका वाली नाव से टीकाकरण। छोटी कोशिशों से जीतेंगे कोरोना की बड़ी जंग। इस इलाके में बाढ़ आई है, लेकिन ये टीकाकरण को रोक नहीं पाएगी। देखिए इन तस्वीरों को जो बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। यहाँ लोगों के टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव चलाई जा रही है। सारे लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ सकते हैं, इसलिए और उनका वैक्सीनेशन छूट ना जाए, इसलिए टीके वाली नाव की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य कर्मी पूरे इंतजाम के साथ इस नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाके में जाते हैं और लोगों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण करते हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 ANM, 2 जो है आपका डाटा ऑपरेटर जो कि डाटा ऑपरेट करेगा, 1 गोताखोर और नाविक है जो
9 बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घर घर घूमेगी और आवश्यकता के अनुसार लोगों का वैक्सीनेशन करेगी। प्रशासन की इस मुहिम का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण करना है। इतने ज़्यादा लोगों का कर सकें वैक्सीनेशन टीम एक दिन में, उनको लक्ष्य दिया गया, लिमिट नहीं किया गया कि आप इतना ही करें, और सफिशिएंट मात्रा में उनको वैक्सीन भी दी गई। कोरोना से लड़ने के लिए टीका बेहद जरूरी है, ये बात अब ज्यादातर लोग समझ चुके हैं। तभी जब ये नाव नदी के किनारे लगती है तो लोग टीका लगवाने आ जाते हैं। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो कोरोना का टीका जरूर लीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाइए शॉपिंग का मजा छोटे व्यापारियों के ऑफर्स के साथ। देखिए एक झलक।